चलो हम लोग लास्ट में हम लोग कहाँ पर गिव अप किए थे कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड क्या था, एंड कंडक्टिविटी। तो एक बार हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, आप लोगों का तो पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ये पूरा बोर्ड कवर हो रहा ना? देखो यह हम लोगों ने यह हमें प्रूफ करना है और फाइनली यह रिलेशन आता है J = सिग्मा E। रिजल्ट तो लिख लो। इसी को हम डेराइव करने के लिए बोर्ड में पूछा गया है कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड या कंडक्टिविटी दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो इनके बीच में आप रिलेशन इस्टेब्लिश करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। अब तो यही सारे था कि लाइन बाय लाइन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो नोट करते चलो। वी नो दैट करंट डेंसिटी J = I/A। ये हम लोग किए हैं ना। अभी इसको वेक्टर हटा दो, बार बार यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो J = क्या है, I/A। बोलो ठीक। अब ओम्स लॉ से देखोगे तो I की जगह क्या लिखेंगे आप, V/R और इंटू क्या हो गया A। यहाँ पर I = V/R इम्प्लाइज दैट V = IR। यह 10th में पढ़े हो, अगेन हम लोग यहाँ अभी डिटेल देखेंगे। तो V = क्या होता है, IR। तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R। तो हमने यहाँ पर I की जगह क्या लिख दिया, V/R। बोलो क्लियर है। और अभी मैंने आपको कल बताया था, यह भी 10th में है कि R = आपने पढ़ा है ρ×L/A। पढ़े हो कि नहीं? आ जाइए। R = क्या पढ़े हो, ρ×L/A। यही तो पढ़े हो। और एक फार्मूला आपने यह भी पढ़ा है, ध्यान से देखो, V = E/D। पढ़े हो, V = E/D। तो अब समझो, यह हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ हमारी L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस हम R मानते हैं, तो R की जगह हम क्या पुट करेंगे, ρ×L/A। बोलो ठीक है। अब देखो लाइन बाय लाइन करते चल रहा हूँ। और V की जगह क्या लिखेंगे, E/D। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हम इस कंडक्टर की बात करेंगे तो V = क्या हो जाएगा, E/L। बोलो क्लियर है। तो अब V की जगह आप लिख दो E/L। बोलो ठीक है। और R की जगह क्या लिखेंगे, ρ×L/A। और यहाँ पर A है, R की वैल्यू क्या लिखा हमने, ρ×L/A। अब देखो A से यह A कट गया, L से यह L कैंसिल हो गया। अब J = ऐसे लिख सकते हो, E/1/ρ। 1/ρ हमने क्या करवाया था ना, यही हमारा कंडक्टिविटी है। तो J = आ गया E/सिग्मा, या अच्छे से लिख लो J = सिग्मा × E। यहाँ पर आप वेक्टर डिनोट कर लो और ब्रैकेट में यहाँ लिख लो कंडक्टिविटी सिग्मा = 1/ρ। यह हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, नोट कर लो। आगे एक बार एक्सप्लेन कर देंगे हम। या बंद ही कर देंगे।
यह डेरिवेशन नंबर्स ऑफ टाइम्स पूछा गया है, बता रहे हैं। है छोटा, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आप पीछे की चीज़ों को इसके साथ आप रिलेट कर लो। किसी को कहीं डाउट हो पूछो किसी स्टेज पर। आगे क्या वैल्यू पुट करनी है मैं लिखते गया हूँ, ठीक है। साने बंद कर दो डोर। उड़ीसा नोट हो गया। देखो एक चीज़ है कि यह हमारा जे है करेंट डेंसिटी, यहाँ सिंबल तुम्हें हम नोट कर दे रहे हैं, और कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, ठीक। तो यह एक हमारा तो हमारा फाइनल रिलेशन यही आएगा जिसको हमें डिराइव करना होगा। तो करेंट डेंसिटी जे, यह वैल्यू होती है I/A। पिछला तुमने यदि देखा होगा वीडियो तो उसमें यह मिला होगा। तो J इक्वल टू देख लेना I/A, यह डिफिनीशन है। तो यह नया फार्मूला हो गया तुम्हारे लिए। अब I इक्वल टू V/R, ये तो पढ़े ही हो 10th में। V बराबर क्या होता है, I इक्वल टू R। तो I इक्वल टू क्या हुआ, V/R, और ये ऐसे कर दिया। अब R का फार्मूला हमने 10th में पढ़ा, यहाँ भी पिछले लेक्चर में है कि R इक्वल टू क्या है, रो इंटू L/A, और V इक्वल टू पढ़े हो E इंटू D। D क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब यह कंडक्टर है और यहाँ पर वोल्टेज हम V लगा रहे हैं, तो यह वोल्टेज V हो गया। और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है किसके बराबर हुई, कंडक्टर की लेंथ के बराबर। तो V इक्वल टू हमने क्या लिखा, E इंटू L। D की जगह हमने L रिप्लेस कर लिया, यही वैल्यू हमने पुट कर दिया। V की जगह E इंटू L, R की जगह रो इंटू L/A, और यह A ऐसे है। इस A से यह A कैंसिल हो गया, L से यह L कैंसिल हो गया, तो क्या बचा E/रो। तो E/रो है तो इंटू 1/रो कर सकते हैं, और 1/रो यही हमारा कंडक्टिविटी का फार्मूला है। तो आ गया J इक्वल टू E इंटू सिग्मा, हमने प्रॉपर वे में लिख दिया वेक्टर टर्म में J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। अब देखो ये हम लोग पिछले टर्म में बताए थे कि करेंट डेंसिटी J हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बताया था हमने, और उसकी जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एलांग होती है। याद कराए थे ना तुम लोगों को। तो देखो अब यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि सिग्मा जो कंडक्टिविटी स्केलर है तो इसकी तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो डायरेक्शन किसकी होगी, J की और E की। इक्वल टू साइन है, माइनस है नहीं, यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, तो इसका मतलब हुआ कि J की डायरेक्शन E की डायरेक्शन के बराबर है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारी करंट डेंसिटी J की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, कोई डाउट सानवी? चलो अब तुम लोग हेडिंग डालो ओम्स लॉ। ये हाई स्कूल में था, बट यहाँ तुम्हें हम थोड़ा सा उससे हम ज़्यादा बताएंगे लिमिटेशंस में। बोलो ठीक है। तो अब आते हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली देखो है क्या, यह मेटल का कंडक्टर है, मेटेलिक। इसको तुमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर लिया। क्या किया हमने, V वोल्ट की बैटरी से
कनेक्ट कर लिया है। तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, यह तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़े होंगे। करंट आई निकलेगी। यह जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस हम कोई ना कोई क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ओम्स लॉ बेसिकली बताता क्या, ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या बताता है कि कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा रहे हो, तो वोल्टेज लगाने से करंट फ्लो होगी। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो क्या बताओगे कि ओम्स लॉ यह बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी या वोल्टेज भी करंट के साथ कैसे रिलेट है। यानी आपने वोल्टेज को चेंज किया तो करंट कैसे चेंज होगी। एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यह करंट के सीधे प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, यह हमारा क्या होगा, आर, और इस आर को हम क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या इसी को सिंपली हम ऐसे लिखते हैं V = IR। आगे समझ गया। तो ओम्स लॉ ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ इस्टेब्लिश रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I। वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट I भी क्या होगी, बढ़ेगी। वोल्टेज घटाओगे तो करंट I भी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है। तो इसने लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, इस रिलेशन के लिए टर्म एंड कंडीशन हमेशा नहीं लागू होगा, बल्कि इसके लिए कंडीशन यह है कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है यह आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी V = I कब होगा, जब इसका कंडक्टर का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे। ठीक, इसी को टर्म मिलता है फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन, तो फिजिकल में क्या है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में क्या है, प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो एक ही पैरामीटर का इफेक्ट पड़ेगा और वो पैरामीटर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे बताएंगे कि कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कंडक्टर के एक्रॉस, इन दोनों इंड के एक्रॉस, ए और बी जो दोनों इंड है, इस इंड के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस कंडीशन को ऐड करोगे, क्या करेंगे कि कंडक्टर का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहे, तो कंडक्टर के एक्रॉस जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ती जाएगी। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, means V = I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यह होगा R। R क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि कंडक्टर की डायमेंशन और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। R किस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स लेंथ और एरिया, और नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किसका बना है, आयरन का है कि कॉपर है कि एल्युमिनियम है कि जिंक है। आगे समझ में। तो इसमें पहले कुछ डाउट हो तो पूछ लो इसमें तुम लोग, अदरवाइज इसको मैं नोट डाउन करा दूं, फिर आगे इसकी और डिटेलिंग चलेंगे हम लोग। समझ में आ गया, क्या समझे सानी?
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। गुड। और ईसा बताओ ये क्या एक चीज छोड़ रही हैं? कंडक्टर में तो होगा ही, क्या एक ही छोड़ रही है? यह कंडीशन छोड़ रही हो, क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो लिखो जरा, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर remains constant, then potential difference across the conductor is directly proportional to the current passing through conductor. अब इतना 3 लाइन्स आप नोट कर डालो। V प्रोपोर्शनल टू I, ये तीनों लाइन तो क्लियर है ना? समझ में आ गया? अब इसमें V और I के बीच का ग्राफ, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो, यह तुम्हारी x एक्सिस है, ओरिजिन हो गया, x एक्सिस है, और यह आपका y एक्सिस है। इस x एक्सिस पर आपने ले लिया करंट, करंट का सिंबल क्या है? I। y एक्सिस पर क्या आपने ले लिया? पोटेंशियल डिफरेंस V या वोल्टेज V। तो V और I के बीच जब ग्राफ ड्रा करोगे तो यह ग्राफ हमारा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। फिगर बनाइए। बोलो, क्लियर है? वोल्टेज और करंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो, क्लियर है? अब यहाँ दूसरी चीज़ ध्यान से देखो, ये तो फिगर से ही लिख लोगे ना तुम लोग कि वी आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। और इस ग्राफ की एक खासियत और देखो कि कहाँ से होके जा रहा है? ओरिजिन से होके जा रहा है। कहाँ से होके जा रहा है? ओरिजिन। तो ध्यान देना यह, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हें इस तरह से भी कहीं बना दिया फिगर, तो यह भी तो स्ट्रेट लाइन है। बोलो, है? लेकिन यह वी आई ग्राफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ग्राफ हमारा ओरिजिन से होकर के नहीं जा रहा है। तो वी आई जो ग्राफ होगा, यह ग्राफ हमारा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और यह ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से होकर के पास होगा। ठीक है? तो ऑप्शन में आप ध्यान देना है, केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं देखना है, बल्कि यह भी देखना है कि ग्राफ कहाँ से होके जा रहा है। यह हमेशा ओरिजिन से होके जाएगा। और एक ही और देखना कि हमेशा यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़े हो ना? क्योंकि अब मान लो यही तुम्हें एग्जाम में आ गया, भाई यह भी देखो, अब ये ऐसे ग्राफ बना दिया, बोलो, तो यह भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ओरिजिन से होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन यह ग्राफ कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर यहाँ देखोगे करंट I की वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव। बोलो,
तो यह तुम्हारा ओम्स लॉ नहीं होगा, यहाँ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर में नेगेटिव करंट पर पॉजिटिव वोल्टेज नहीं होता है। तो यह ध्यान देना है आपको। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए पेपर सेटर को, लेकिन कर सकता है। ठीक, तो वी आई ग्राफ क्लियर हो गया। कहाँ से होके जाएगा? ओरिजिन से होके जाएगा। और किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इतना तो ग्राफ ही तुम लोग को याद हो जाएगा ना। दूसरा देखो, एक टर्म है स्लोप। यह स्लोप में आप लोगों को, मैथ वाले को तो अच्छे से कई बार बताए होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे। क्लास 11th में किस में पढ़े हो? स्ट्रेट लाइन में स्लोप। ठीक है, इन बायो वालों को भी मैंने बताया होगा। कहाँ पर? क्लास 11th में। स्लोप क्या होता है? वरीसा बताना चाह रही हो तुम? मुंडी तो हिला रही हो, तुम्हें लगा कि बता रही हो, नहीं बता रही। तुम बताओ। नहीं, स्लोप होता है एंगल। स्लोप क्या होता है? एंगल। और एंगल कहाँ से होगा? ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस से होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो, यह जो क्वाड्रेंट तुम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो क्वाड्रेंट जब नामकरण करते हो, नेमिंग इसका करते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज करते हो। बोलो, यह फर्स्ट होता है या सेकंड होता है या थर्ड या फोर्थ? तो आप कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो उसी तरह से जो एंगल है, अब यह एक्स एक्सिस है, अब इससे एंगल तुम्हें मेजर करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करो। तो यही जो एंगल होता है, इस एंगल का tan थीटा ही हमारा स्लोप कहलाता है। तो स्लोप किसके बराबर हो गया? tan थीटा। थीटा किससे नापोगे? एक्स एक्सिस से। किस डायरेक्शन में नापोगे? एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यह जो थीटा हुआ, तो यह स्लोप जो होगा, यह आपका होगा किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। इतना तो याद ही होगा। और यही जो स्लोप है, यही स्लोप कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर। बोलो, क्लियर हुआ? वी आई ग्राफ देख लेंगे। बोलो, वी आई ग्राफ देख लेंगे। वी आई ग्राफ अब तो क्लियर हो गया। हम कहाँ बनाएंगे? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो ग्राफ बनेगा, उसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा देख मेजर कर लें, उसका क्या ले लें? tan ले लें। तो यही जो tan होगा थीटा, यही किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। अब और एक ही ध्यान दो कि एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, तो ध्यान देना मस्ट है कि करंट आई एक्स एक्सिस पर ही हो। करंट आई किस पर होनी चाहिए? एक्स एक्सिस। इसीलिए मैं एक टर्म मॉडिफाई करा देता हूँ कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, इंग्लिश समझ में आ रही है ना? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विथ करंट एक्सिस। एक्स एक्सिस हटा दें, हम क्या लिख दें हम लोग? करंट एक्सिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इतना आपको स्लोप में ध्यान देना है कि एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। बोलो ठीक है? स्लोप और एंगल कहाँ से होगा? करंट एक्सिस से। ठीक, तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर का होगा। तो यहाँ ये लिख लो। तो अब यहाँ पॉइंट डाल के लिखो। यहाँ स्लोप ये लिख लो पहले इतना यहीं पर, फिर सेंटेंस में लिखवा देता हूँ। लिखो, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ with current axis, with current axis is known as resistance of conductor, known as
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो सवाल कैसे तुम्हें एमसीक्यू में बनेंगे। जो आते हैं सवाल, दो तरह के सवाल बनते हैं। दो कंडक्टर का इसने ग्राफ ड्रा कर दिया, यह कंडक्टर फर्स्ट है और यह कंडक्टर सेकंड है। पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1, दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2। ऐसे आपको फिगर दे देगा, बोलेगा, और यह एक्सिस तो देगा ही कि बोल देगा कि यह VI ग्राफ दो कंडक्टर का दिया, ऐसे दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। ऐसे ही मान लो हमने यह 3 कर लिया, इसका रेजिस्टेंस R3 है और यह कंडक्टर नंबर 3 है। अब पूछेगा कि इसमें से किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो क्या बताएंगे? सबसे ज़्यादा सबसे कम। हाँ बोलिए आप। R1 का जहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस है वहीं R3 का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। हाँ, समझ में बात आ रही है। कैसे हम जानेंगे इसको? एंगल से, स्लोप से। करंट एक्सिस इधर है, बोलो करंट एक्सिस इधर है, तो यह एंगल क्या है? सबसे कम है। तो इस फिगर की हम बात करेंगे तो R1 क्या होगा? सबसे कम, और R3 क्या होगा? सबसे ज़्यादा। बोलो क्लियर? कोई डाउट सानवी? अब देखो दूसरा सवाल क्या बनेगा, इसको नोट कर लो तुम लोग, हम तो इसी में मॉडिफाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग? R1 यह सबसे क्या होगा? मिनिमम, और R3 यह बोलो क्या होगा? मैक्सिमम। R1 मिनिमम, R3 मैक्सिमम। लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? सानवी समझ में आ रहा है कि सबसे कम एंगल किसका है? पहले कंडक्टर का, लो रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा किसका है? कंडक्टर 3 का, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। बोलो क्लियर? आगे समझिए। अब यही तुम लोग फिगर दोबारा बना लो। अब यहाँ कर दो V, यहाँ कर दो I, जैसे सवाल में पूछा गया है एग्जाम में। फिगर बन गए? जल्दी बनाइए। लिख डालो। अरे लिखो पहले जो दिखाई दे रहा है। अरे ये सब लिख लिया तीनों। अब बोलो इसमें सबसे रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा? सबसे कम किसका? R1 का क्या होगा? सबसे ज़्यादा, क्योंकि एंगल कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? यहाँ से ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ से ले रहे हैं, तो सबसे कम किसका होगा? R3 का। तो इस फिगर में लिख लो R3 यह आपका क्या होगा? मिनिमम, और R1 आपका क्या होगा? मैक्सिमम। R1 क्या होगा? मैक्सिमम। बोलो क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो इसमें यह सवाल पूछे जाते हैं। आगे समझ में? अब ध्यान देखो दो कि ओमिक या ओम्स लॉ किस पर लागू होगा? ओम्स लॉ किस पर लागू होगा? ओम्स लॉ केवल 2 तरह के कंडक्टर पर लागू होता है। मेटैलिक कंडक्टर पर, केवल और केवल मेटैलिक कंडक्टर। तो लिखो ओम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल, ओम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटैलिक कंडक्टर एंड अलाय। अलाय जानते हो ना, जो मिक्स करते हैं मेटल्स को, तो वो भी एक तरह से मेटल ही होती है। अलाय भी क्या होती है? मेटल। इसलिए लिखवा दिया, कहीं कंफ्यूज ना हो, कहीं अलाय दे दिया तो उसको गलत नहीं करना है। ठीक, अब ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ
केवल और केवल कौन फॉलो करेगा? मेटेलिक कंडक्टर। उसके साथ क्या है? एलॉय आ गई, क्योंकि अलॉय भी क्या है? उसी का एक हिस्सा है। तो ध्यान से सुनो, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे मेटल और क्या बताया? एलॉय। तो इन कंडक्टर को हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे इनको? ओमिक कंडक्टर। तो अब यहाँ लिख लो, द कंडक्टर दैट फॉलो द ओम्स लॉ, द कंडक्टर दैट फॉलोज ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर, इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल बता दिया कौन कौन होंगे? मेटल और एलॉय। नाइक्रोम, मैग्नीन का। एलॉय में कितने नाम याद हैं तुम लोगों को? एक तो नाइक्रोम होता है, मैग्नीन होता है, कांस्टेंटन होता है, यूरेका होता है और ब्रास होता है। ब्रास किसका किसका कम मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। यही है ना? परसेंटेज नहीं याद है तो भी कोई समस्या नहीं। किसी को याद है परसेंटेज? क्या फर्क पड़ता है छोड़िए उसको। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा। याद है किसी को कि ब्रास में कॉपर और जिंक कितने परसेंट में मिलाए जाते हैं? केमिस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा, फिजिक्स वाले तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाइक्रोम किसका किसका एलॉय होता है? नहीं याद है किसी को? लिख लो। ब्रास तो सबको याद था ना? ब्रास किसका क्या था? कॉपर और जिंक का। नाइक्रोम लिख लो, यह चूँकि फिजिक्स में ज़्यादा यूज होगा। नाइक्रोम है निकिल, क्रोमियम एंड आयरन। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम किसका एलॉय है? लिख लो, निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, यानी तीनों मिलाए जाएंगे तो नाइक्रोम होगा। ठीक है, नाइक्रोम का यूज हम ज़्यादा करते हैं लैब एक्सपेरिमेंट में। चलो, तो ओमिक कंडक्टर समझ में आ गया। तो देखो, अब इसी सवाल को ना आप घुमा के पूछ देगा कि दे देगा कि ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर मीन्स ओम्स लॉ को फॉलो करें। तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है वो सब क्या है? ओम्स लॉ ही तो पढ़े हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से होके जाएगा, क्यों? एंगल यह होगा। अब नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। तो लिख लो, द कंडक्टर दैट डज नॉट फॉलो, द कंडक्टर दैट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ is known as non-ohmic conductor। non-ohmic कंडक्टर। अब ध्यान दो, यदि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन ओमिक। तो ओम्स लॉ में जितने रूल पढ़े हैं सब क्या होगा? कोई नहीं फॉलो करेगा। मीन्स इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। बोलो, V=IR भी नहीं होगा। बोलो, है कि नहीं है? तो जितना हमने ओम्स लॉ में पढ़े हैं सब वायलेट कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल लिख लो। सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल लिखो। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, डायोड, DIODE पढ़ना है आपको इसी साल। डायोड, कमा कर लो, ट्रांजिस्टर, ये भी पढ़ना है। ट्रांजिस्टर नहीं नाम सुने हो? रेडियो, अरे ट्रांजिस्टर नहीं नाम सुने हो तुमने? सर सुना। हाँ,
ट्रांजिस्टर टी अरे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब नॉन ओमिक कंडक्टर का ध्यान से देखो, यदि हम एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो तमाम चीज़ें सब उसके रिवर्स कर लोगे। अब इसका ग्राफ क्या हमने बताया, ओमिक कंडक्टर के ग्राफ को मैच नहीं करेगा। वहाँ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, कहाँ से होके जा रहा था, ओरिजिन से होके जा रहा था। तो अब नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कुछ भी हो सकता है, पहले के जो हमने देखा है ओमिक में उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ हमारा मान लो ओरिजिन से गया ऐसे आ गया, तो ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर का हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ दूर तो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद क्या हुआ, कर्व हो गया। नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है। बोलो, कुछ भी तुम बना दिए, करंट यहाँ आई ले लो, इस पर तुम भी ले लो, इस पर आई लो, इस पर भी लो। इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको ग्राफ दे देगा, तो स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हो जाएगा। बोलो ठीक है, या इस तरह से ग्राफ आ गया, तो ये आई हो गया, यहाँ भी हो गया। ये हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर के कुछ हमने टिपिकल ग्राफ बना दिया। बोलो, नोट कर लो। हाँ बोलिए, जल्दी करो। आपने जो ऐसे यूजुअल बीच वाला ग्राफ बनाया नॉन ओमिक कंडक्टर का, हाँ दिख नहीं रहा। हाँ, इसमें तो रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। बता रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। बन गया फिगर। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। ध्यान से सुनो, जो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बदलता रहेगा। स्लोप बदल रहा है ना, स्लोप का मतलब एंगल। देखो ये एंगल चेंज कर रहा है, तो वी आई ग्राफ का स्लोप हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ओमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस यह होगा। जब इस पॉइंट पाएगा तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए नॉन ओमिक कंडक्टर में हम डायनामिक रेजिस्टेंस एक टर्म डिफाइन करते हैं, जो अभी आपके कोर्स में नहीं है जो। ठीक है, तो वो आप कंडीशंस में है तो वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ डेल्टा भी अपन डेल्टा आई से निकालेंगे, तुम्हें बोर्ड में नहीं है। ठीक है, नॉन ओमिक डायनामिक रेजिस्टेंस। तो जो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर है या ओम्स लॉ को फॉलो तो करते नहीं हैं, तो जब यह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं, तो स्लोप क्या होगा, बदलता जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बदलेगा, और उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आपके कोर्स में अभी नहीं है। अब आप हेडिंग डाल लो, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। चलो, अब इसके कुछ लिमिटेशंस आपके हैं कोर्स में। तो मैंने बताया ना कि ओम्स लॉ कहाँ काम करता है, केवल और केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए। अलॉय भी क्या है, मेटल का ही एक कंपार्ट है जिसमें डिफरेंट मेटल एक फिक्स रेशियो में मिक्स की जाती हैं। बोलो ठीक। तो अब इसका जो पहला है लिमिटेशन, इसको ध्यान से देखो, यह आई और भी के बीच में ग्राफ है। बोलो ठीक है। अब हम भी और आई के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया। ग्राफ हमने प्लॉट किया तो यह ग्राफ क्या है,
ओरिजिन से होके जाएगा और स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब देखो, यह ओरिजिन से होके जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओम्स लॉ को फॉलो होने के लिए यह हमारी लाइन कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस वोल्टेज तक, मतलब इस वोल्टेज तक, तो V और I के बीच का जो ग्राफ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि V और I का जो पावर है वह 1 है। V बराबर IR है, तो V का भी पावर 1 और I का भी पावर 1, और उसी के नाते ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि इस वोल्टेज तक, V तक, इस वोल्टेज से, तो करंट एक्सिस है, ठीक है, आप इस पर I कर लेते हैं, इस पर हम V कर लेते हैं, तो हम क्या पा रहे हैं कि इस वोल्टेज तक V और I के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? लीनियर है, और लीनियर के नाते क्या? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो V जो है लीनियर रिलेशनशिप को समाप्त कर दे रहा है, सीज कर दे रहा है। तो मीन्स ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है कि ओम्स लॉ उस समय वैलिड नहीं हो पाएगा जब वोल्टेज करंट के साथ जो लीनियर रिलेशंस है फार्मूले का उसको समाप्त कर देता है। बोलो आगे समझ में? यानी V, देखो V=IR यह है। जब तक यह फार्मूला चालू होगा, मतलब वैलिड रहेगा, तब तक ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। और जैसे ही यह फार्मूला बदल गया तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन से क्या होगा? चेंज कर जाएगा। तो इस वाले केस में यह कैसे हो गया? पैराबोला के शेप में आ गया। तो यदि हम इस फिगर की बात करते हैं तो इस वाले पार्ट के लिए V प्रोपोर्शनल टू IR होगा, V² = IR होगा। आगे समझ में? तो अब क्या है, यदि पहले V क्या था? I पर डिपेंड था। बोलो क्लियर? अब V किस पर डिपेंड हो जा रहा है? V² पर डिपेंड हो रहा है। तो अब यह तो ओम्स लॉ है नहीं, तो यह हमारी इसकी रिलेशनशिप है कि V सीजेज टू, सीज मैंने क्या होना? बंद कर देना। कमरे में सीज कर देते हो किसी चीज को तो बाहर नहीं जा पाएगा। कि व्हेन रिलेशन ऑफ V विथ करंट सीजेज एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कि एक सर्टेन वैल्यू के वोल्टेज के बाद हमारा जो रिलेशन है लीनियर वो क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। वो हिसाब समझ में आया? तो ग्राफ बना लीजिए और यहाँ लिखिए फर्स्ट में, व्हेन लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज V, व्हेन लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज V सीजेज CEASES सीजेज विथ I, सीजेज विथ I के साथ लीनियर रिलेशनशिप को क्या कर रहा है? यह समाप्त कर दे रहा है। आगे समझ में? कि V सीजेज विथ I, कौन सा? लीनियर रिलेशनशिप V बराबर IR, उसको हटा देता है। जैसे बोला ना कि V² हो जाए, V³ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन से वह हट जाएगा। दूसरा देखो, ग्राफ से ही समझोगे। दूसरा यह है कि इस तरह से ग्राफ आ जाए। यह तुम्हारा क्या है? करंट I है, और यह क्या है? वोल्टेज V है। और ध्यान देना, यह चीज ऐसा ग्राफ कब आता है? यह आता है गुड कंडक्टर एट वेरी हाई वोल्टेज, मतलब बहुत अच्छा हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और उस पर हमने क्या किया? बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया ज़्यादा टाइम के लिए। आगे समझ में? तो कुछ
एक डिफिनिट वोल्टेज तक तो रिलेशंस रहता है V इक्वल टू आई आर, उसके बाद क्या होता है, वह रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। ठीक। दूसरा तुम्हारा, अब इस साइन को देखो, इसको देखो, यह पॉजिटिव, अब यहां पर देख रहे हो कि इस पर कर लो वोल्टेज, तुम लोग इस पर कर लो करंट, बोलो ठीक है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं उनके लिए जो फार्मूला है वोल्टेज और करंट के बीच में, वह पॉजिटिव वोल्टेज के लिए अलग होता है, निगेटिव वोल्टेज के लिए अलग होता है। तो जब दोनों बार फार्मूला बदल गया, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए अलग फार्मूला, निगेटिव वोल्टेज के लिए अलग फार्मूला, तो बोलो दोनों ग्राफ अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसी डिवाइसेस जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है या जो फार्मूला है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फार्मूला है पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग हो, निगेटिव वैल्यू के लिए अलग हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव के लिए अलग ग्राफ बनेगा, निगेटिव के लिए अलग ग्राफ बनेगा, तो निश्चित तौर पर यह हमारा स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, क्योंकि फार्मूला ही बदल गया ना। जैसे पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल समझो, हला है ऐसा नहीं कि V इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर के, और निगेटिव वोल्टेज के लिए दे दिया V इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब के, तो इधर फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर, इधर फार्मूला क्या है एक्स क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जगह पर हमारा ग्राफ कैसे आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ भी क्या है, ओम्स लॉ फॉलो होगा नहीं फॉलो होगा। और इस तरह का जो ग्राफ आता है, यह आता है डायोड के अंदर। किसके अंदर आएगा, डायोड, जो आपको पढ़ना है। बना लो ग्राफ, ग्राफ बना लो, लिखवा देता हूँ। इसको तुम लोग ग्राफ ऐसे बना लो, क्योंकि बुक में जो दिया उसी को फॉलो करना है। ऐसे बना लो तुम लोग, ठीक है। इधर वाला ग्राफ भी चेंज कर देते हैं, आता तो ऐसे ही है, या ऐसे आ जाता है, ठीक है। और इस पर वोल्टेज V और I, अब इसमें लिखवा, फिगर बन गया। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, डायोड। तो यहाँ लिखिए आप ओम, लिखो जरा, व्हेन रिलेशन बिटवीन V एंड I, व्हेन रिलेशन बिटवीन V एंड I depend on the sign of V, depend upon the sign of V means voltage। ये क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है तो अलग फार्मूला, नेगेटिव वोल्टेज है तो अलग फार्मूला, यानी V और I के बीच का जो रिलेशन है वह इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम डिवाइस के ऊपर जो वोल्टेज है हम पॉजिटिव लगा रहे हैं या निगेटिव लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है। तो यह तुम्हारा है डायोड का जो है, जो आगे हमें पढ़ना है, ठीक। तीसरा लिखो, इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है, दोनों से समझ आ गई। चलो दूसरा समझ में आ गया अच्छे से। क्या समझा आप लोगों ने, काव्या बोलो, अनुश्री बोलो क्या समझा। और ईसा बताओ बिना देखे।
The relationship between B and I depends on the sign of B. हाँ बस, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो अलग फार्मूला है, पॉजिटिव। इतने इतने के लिए कॉपी देख रही हो, आप यही लर्न कर लो भाई। इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ ना, आप कहीं भी लेक्चर देख लो, इतना धीमे, इतना चीज़ें कोई नहीं। आप यूट्यूब पर जाके देख लो, बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, इतना धीमे, इतना स्लोली कोई नहीं पढ़ाएगा। आप यही लर्न कर लो, थियरी यही याद हो जाए आपको। बोलो क्लियर हो गया दोनों चीज़ें? इतना बार बार क्या बता रहा हूँ कि प्लस साइन है तो अलग फार्मूला, माइनस साइन है तो अलग फार्मूला, नहीं आएगा स्टेट लाइन। तीसरा देखो लिमिटेशंस, इसको तुम लोग खुद इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। इस पर हमने भी ले लिया, हाँ, और इस पर हमने आई ले लिया। बोलो ठीक है। अब देखो जरा इसका ग्राफ देखो, ऐसे ग्राफ आ गया, भी हो गया, आई हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी को पूरा इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ ना कि एग्जामिनर किससे चेक करेगा, एनसीईआरटी से चेक करेगा। ये सब तो एब्सोल्यूट चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं एनसीईआरटी के ही फिगर को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आप बनाएं तो एग्जामिनर को मतलब डिफरेंस ना लगे। बोलो क्लियर। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये अभी ओम्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, बोलो नहीं फॉलो कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पूरा है नहीं। अब इसकी खासियत एक देखो, सपोज करो कि यह आई है, आई इक्वल टू मान लो 4 माइक्रो एम्पियर है, या इतनी आई, समझो ध्यान से। अब आई इक्वल टू 4 माइक्रो एम्पियर देखो, इसको ऐसे ग्राफ पर ड्रा कर दो, तो यह ग्राफ को 2 बार कट कर रही है जी, 2 बार कट कर रही है। तो 4 माइक्रो एम्पियर इस वोल्टेज V1 पर भी मिलेगी। भाई हमने V1 वोल्ट दिया तो 4 माइक्रो एम्पियर मिलेगी। और देखो यहाँ भी कट कर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमने, यह पॉइंट हमने वोल्टेज का V2 कर लिया। भाई बोलो, यहाँ मान लो 20 वोल्ट होगा तो यहाँ 30-50 वोल्ट होगा। तो आपने क्या देखा कि 20 वोल्ट या V1 पर ही भी 4 एम्पियर करंट है। बोलो इसको 20 मान लो तो 20 वोल्ट पर भी 4 माइक्रो एम्पियर करंट है। इसको 60 मान लो तो 60 एम्पियर पर भी क्या है, 4 माइक्रो एम्पियर करंट है। यानी करंट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन वह 2 वोल्टेज पर मिल रही है। आगे भाई समझ में आ रही बात? करंट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 2 बार मिल रही है। यानी एक ही करंट 2 अलग अलग वोल्टेज पर हमारा मिल रहा है। मीन्स वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट यूनिक। यूनिक समझते हो ना, सिंगल। यानी 20 एम्पियर करंट है तो वोल्टेज भी यूनिक होना चाहिए, 100 वोल्ट या 200 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि करंट तो सेम है, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या है, अलग अलग है। बस 1 मिनट हो जा, बोलो ठीक है। मीन्स वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट यूनिक, तो यहाँ भी क्या है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। लिख लो, व्हेन रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, व्हेन रिलेशन बिटवीन V एंड I is not unique, it means there is more than one value of V. There is more than one value of V for the same current. फॉर द सेम करंट। समझ में आ गया वरीसा? यस सर। क्या समझा आपने भाई? हाँ अच्छा, V एंड I के बीच का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यू I के लिए 2 रीजन। हाँ, एग्जाम्पल दिखा दिया ना। इसका एग्जाम्पल लिख लो, कहाँ आता है, लिख लो GaAs। Ga किसका सिंबल है, पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तुम लोग, गैलियम का। As किसका है,
नहीं पता है। तो यह जो है GaAs गैलियम AS का ध्यान मुझको नहीं पड़ रहा। GaAs क्या है कि यह एक डिवाइस है, आगे समझ में आया? तो इसमें इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, चलो बंद।